The magic concept of physics. नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आपके सभी के सभी आप लोग अच्छे होंगे और फिजिक्स का एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं वन डायमेंशनल मोशन या एक विमीय गति का पार्ट 7। पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे जब किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाए, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाए, और इसको देखने से पहले हम लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने होंगे और उनको मेमोरी में रखना होगा। पॉइंट नंबर 1 ये रहा आपके सामने। माना कि कोई वस्तु u वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है। यहाँ वायु घर्षण नगण्य है, तो वस्तु की गति के लिए नंबर 1 अधिकतम प्राप्त ऊंचाई h = u²/2g। नंबर 2 ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे आने में लगा समय बराबर t = u/g। नंबर 3 उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T = (2t) 2u/g। नंबर 4 जमीन पर टकराते समय वस्तु का वेग बराबर वेग जिससे वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है। सभी पॉइंट्स हम लोग 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। पहला देखते हैं, एक बॉडी है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में h हाइट तक थ्रो किया गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। मैक्सिमम हाइट उसने h ट्रेवल की। बच्चों यहाँ पर h की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। v² = u² - 2gh। बच्चों फाइनल 0 = u² - 2gh। h will be equal to u²/2g। इसी को बच्चों हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में देख सकते हैं। फार्मूला होता था h = u² sin² θ/2g। यहाँ पर बच्चों थीटा प्लेन और वेलोसिटी के बीच एंगल है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी और प्लेन अर्थ था अपना। इसकी वैल्यू 90 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे h = u² sin² 90/2g। वैल्यू बच्चों बनेगी h = u²/2g। चाहे आप इससे देख लें और चाहे बच्चों इससे देख लें। आगे देखते हैं, h is directly proportional to u²। h1/h2 will be equal to u1/u2 होल स्क्वायर। बच्चों तब यूज करेंगे जब डिफरेंट वेलोसिटीज दी हो और डिफरेंट हाइट आपको फाइंड आउट करना हो। h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। वैल्यू बनेगी h1/h2 इज इक्वल टू g2/g1। ये बच्चों तब यूज करेंगे आप लोग जब डिफरेंट प्लैनेट पर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ उछाला जाए, फेंका जाए, वहाँ पर ग्रेविटी डिफरेंट होने की वजह से आपसे हाइट में डिफरेंट पूछेगा। इस फार्मूले से बच्चों और एक शार्ट फार्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि पहले बॉडी की स्पीड u थी और उसको n टाइम्स कर दी जाती है, तो हाइट कितने टाइम्स हो जाएगी? तो h2 विल बी इक्वल टू n² टाइम्स ऑफ h1। आप इसका यूज करेंगे जब स्पीड को n टाइम्स कर दिया जाए। नेक्स्ट बच्चों, ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे आने में लगा समय t = u/g। एक बॉडी थी अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको h हाइट तक थ्रो किया गया। इनिशियल स्पीड u थी, फाइनल स्पीड 0 हो गई। टाइम t स्पेंड किया उसने। v = u - gt। फाइनल वेलोसिटी 0 बच्चों, u - gt। gt इज इक्वल टू u, t इज इक्वल टू u/g। इतना टाइम बच्चों वो ऊपर जाने में या इतना ही टाइम नीचे आने में लेगी। ये पॉइंट ये कह रहा है आपसे। नेक्स्ट नंबर 3 उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू 2t = 2u/g। एक बॉडी थी अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की गई। इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू 0। टाइम इसमें बच्चों t लगा। बच्चों इतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में स्पेंड होगा इसका। यहाँ पर u अब 0 हो जाएगा और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी।
उसने कितना टाइम स्पेंड किया, टी बच्चों जाने में, टी आने में, इसी को उड्डयन काल, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इज इक्वल टू टी प्लस टी इज इक्वल टू बच्चों 2t। टी की वैल्यू बच्चों अभी अपन लोगों ने फाइंड आउट की है, वैल्यू बनेगी टी इज इक्वल टू 2u/g। ये बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट है, कितना टाइम बॉडी ने एयर में स्पेंड किया, उसी को उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसी को देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी होगा बच्चों। थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, वैल्यू आएगी बच्चों t इज इक्वल टू 2u/g। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1/T2 विल बी इक्वल टू U1/U2। जितनी ज़्यादा स्पीड से किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करोगे उतना ही ज़्यादा टाइम उसका स्पेंड होगा। T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G। T1/T2 विल बी इक्वल टू G2/G1। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, जमीन पर टकराते समय वस्तु का वेग बराबर वेग जिससे वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई है। बॉडी थी, अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड u से थ्रो किया गया, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, हाइट उसने h ट्रेवल की। ऊपर से बच्चों ये नीचे भी आएगी, नीचे आने में अब इनिशियल वेलोसिटी ये बनेगी और फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी, v हो जाएगी। हम लोगों को प्रूव करना है v विल बी इक्वल टू u। फर्स्ट केस के लिए बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, फाइनल 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर, u इज इक्वल टू रूट 2gh। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद बच्चों सेकेंड केस में जब ऊपर से बॉडी नीचे की तरफ आती है, वैल्यू बनेगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इस बार भैया u स्क्वायर 0 होगा, प्लस 2gh। v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh, v will be equal to root 2gh। इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 और 2 राइट हैंड साइड इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, मतलब u विल बी इक्वल टू v। बच्चों हम लोगों ने पार्ट 6 में एक प्रॉब्लम देखी थी जिसमें इंक्लाइन प्लेन था और उस इंक्लाइन प्लेन से एक बॉडी को नीचे गिराया जा रहा था, और वैसी ही बॉडी एक दूसरी थी जिसको उसी हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिराया जा रहा था। वहाँ पर मैंने उस प्रॉब्लम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से उसको सॉल्व कर दिया था। उस पॉइंट को बच्चों हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे पुनः। बच्चों एक बॉडी थी जिसका मास m1 था और ये बॉडी h हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 से आई, और जब ये स्ट्राइक की तो इसकी वेलोसिटी v1 हो गई। एक दूसरी बॉडी m2 उतनी ही हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 0 से गिराई जाती है, और वो जब ग्राउंड पर आती है तो v2 स्पीड से स्ट्राइक करती है। हाइट बच्चों सिमिलर है। हम लोगों को प्रूव करना है v1 इज इक्वल टू v2, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इक्वेशन नंबर 1। इसमें देखते हैं बच्चों हाइट सेम है, बस स्पीड यहाँ पर v2 हो गई है। वैल्यू बनेगी जाके अपन लोगों की v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इक्वेशन नंबर 2। बाय द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर,
V1 will be equal to V2। अब देखते हैं T1 will be equal to T2। इसके लिए फर्स्ट केस के लिए हम लोग देखते हैं V is equal to U plus GT, V1 is equal to 0 plus GT1, T1 is equal to V1 by G, equation number 1। Similarly, T2 is equal to V2 by G, but we know that V1 is equal to V2, T2 is equal to V1 by G. This is equation number 2. By the equation number 1 and 2, T1 will be equal to T2। तो इस प्रकार हम लोगों ने बच्चों देखा कि सेम हाइट से डिफरेंट मास की बॉडी को गिराया जाता है या फ्री फॉलिंग होती है तो वो सेम टाइम में और सेम स्पीड से अर्थ से स्ट्राइक करती हैं। अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, उनका एंजॉय करते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट ये रही आपके सामने। एक पिंड को किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर यह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। यदि इससे दुगने द्रव्यमान के पिंड को इसके दोगुने वेग से फेंका जाए तब अधिकतम ऊंचाई होगी। बच्चों इसमें h1 दिया है आपको 20 मीटर, आपको n फैक्टर दिया है 2, यानी कि वैल्यू दी है u1 इज इक्वल टू u दिया है और u2 इज इक्वल टू 2u दिया है। ये 2 है, यही n फैक्टर है। हम लोग यूज़ करते हैं h1 बाई h2 इज इक्वल टू u1 बाई u2 होल स्क्वायर। h1 की h, h2 बेटा फाइंड आउट करना है। u1 u गिवन है, u2 2u है, इसका स्क्वायर मारेंगे, u से u कैंसिल करेंगे। h बाय h2 इज इक्वल टू 1 बाय 4, 20 बाय h2 is equal to 1 by 4, h2 will be equal to 80 meter। नेक्स्ट मेथड बच्चों, h2 is equal to n square times of h1, h2 is equal to 2 square into 20, h2 will be equal to 80 meter। This is answer। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट ये रही आपके सामने। प्रक्षेपण बिंदु तक पुनः वापस पहुंचने पर वस्तु का वेग क्या होगा यदि इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। बच्चों आपको मैंने इससे पहले बताया है, किसी भी बॉडी को जिस इनिशियल वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, जब ये वापस आती है तो उसी स्पीड से ये वापस आती है। आंसर शुड बी डी, v इज इक्वल टू u। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 ये रही आपके सामने। u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु 4 सेकेंड पश्चात उसी बिंदु पर वापस लौट आती है। u का मान होगा g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ऊपर की तरफ बॉडी फेंकी गई तो वो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड बाद वापस आती है, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट या उसका उड्डयन काल दिया गया है। तो जाने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, कैपिटल T बाई 2, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 4 बाई 2 सेकेंड। वैल्यू बनेगी t विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड। आपसे u पूछा गया है, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। v फाइनल बच्चों 0, u फाइंड आउट करना है, g की वैल्यू 10 गिवन है और t की वैल्यू 2। u विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 ये रही आपके सामने। किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर अधिकतम 100 मीटर की ऊंचाई तक 5 सेकंड में पहुंच जाता है। इसे अधिकतम ऊंचाई के बिंदु से पुनः पृथ्वी तक वापस आने में समय लगेगा। बच्चों जितना जाने में टाइम उतना ही आने में टाइम। आंसर शुड बी बी। ये रही आपके सामने। किसी वस्तु को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। निम्न में से सत्य कथन चुनिए। पहला है ऑप्शन ए, उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण दोनों शून्य होते हैं। नहीं भैया, वेग तो हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होता है मगर त्वरण रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है। ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम बिंदु पर वेग अधिकतम
तथा त्वरण शून्य होता है। नहीं भाई, उच्चतम बिंदु पर वेग 0 रहता है और जबकि त्वरण का मान वहाँ पर होता है। ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम बिंदु पर वेग अधिकतम तथा त्वरण g नीचे की ओर होता है। वेग 0 होता है भाई, ये भी गलत। डी, उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य, अधिकतम ऊंचाई h = u²/2g होती है। बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 ये रही आपके सामने। कोई व्यक्ति गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। यह 20 मीटर की ऊंचाई पर जाकर वापस उसके हाथों में लौट आती है। गेंद का प्रारंभिक वेग u तथा उड्डयन काल t क्रमशः होंगे। g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों g की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद में आपको हाइट गिवन है h = 20 मीटर। आपसे बच्चों u पूछा गया है, वैल्यू बनेगी v² = u² - 2gh। फाइनल बच्चों 0 हो जाएगा। u की वैल्यू आपको फाइनल बच्चों 0 हो जाएगा। u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है -2 × 10 × 20। वैल्यू बनेगी बच्चों u² = 20 × 20। u will be equal to 20 meter. This is answer. Now time of flight t is equal to 2u/g. t is equal to 2 × 20/10. 10 1 जा 10, 10 2 जा 20. t will be equal to 4 सेकेंड। देखो बच्चों, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें u की वैल्यू 20 और t की वैल्यू 4 दी हो। प्रॉब्लम नंबर 7 ये रही आपके सामने। एक क्रिकेट गेंद को 19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। बच्चों u = 19.6 मीटर पर सेकंड। आपसे h की वैल्यू पूछी गई है। g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं कि सॉल्व करने में हमको आसानी हो और ये आसानी से कट जाएंगे। h = u²/2g। 19.6 × 19.6/2 × 9.8। ये बेटा ये 19.6 को ले उड़ेगा। h will be equal to 19.6 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 8 ये रही आपके सामने। किसी ग्रह A पर गुरुत्वीय त्वरण का मान एक अन्य ग्रह B की तुलना में 9 गुना है। यदि कोई व्यक्ति ग्रह A की सतह पर 2 मीटर तक उछलता है तो ग्रह B पर वह कितना उछल सकता है। GA will be equal to 9GB। HA is equal to 2 मीटर। HB/HA is equal to GA/GB। बताया है बच्चों अभी कुछ समय पहले। HB की वैल्यू फाइंड आउट करना है। HA की वैल्यू 2 गिवन है। GA की वैल्यू यहाँ से बच्चों पुट कीजिए 9GB और GB की वैल्यू GB कैंसिल कीजिए। वैल्यू आएगी HB = 18 मीटर। दिस इज आंसर। प्रॉब्लम नंबर 9 ये रही आपके सामने। एक गेंद को पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में 15 मीटर की चाल से फेंका जाता है, तब गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है। g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u = 15 मीटर पर सेकेंड। h आपको फाइंड आउट करना है। g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों आपको गिवन है। वैल्यू होगी h = u²/2g। वैल्यू पुट करेंगे 15 × 15/2 × 10। h will be equal to 11.25 मीटर। आंसर। प्रॉब्लम नंबर 10 ये रही आपके सामने। किसी वेग से ऊपर फेंकी गई वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 50 मीटर है। एक अन्य वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 गुना हो को दुगने प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई होगी। बच्चों h1 = 50 मीटर गिवन है। u1 = बच्चों u है। u2 = 2u है।
n की वैल्यू बच्चों यहाँ से 2 आएगी। फार्मूला बनेगा H2 इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ H1। H2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 50। H2 विल बी 200 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 11 ये रही आपके सामने। M1, M2 तथा M3 द्रव्यमान की भिन्न भिन्न वस्तुएं 3 भिन्न प्रकार के घर्षण विहीन मार्गों पर एक ही बिंदु O से विराम से गिरना प्रारंभ करती हैं। पृथ्वी पर पहुंचने में उनके वेगों का अनुपात होगा। बच्चों यहाँ पर देखना मास अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन बोला गया है एक ही बिंदु से, मतलब हाइट उनकी सेम रहेगी, और विराम से भी बोला गया है। इसका मतलब u की वैल्यू 0 रही है। ऐसी कंडीशन में बच्चों सेम हाइट से और u 0 से चाहे कितनी वस्तुएं गिराई जाएं वो सेम वेग से ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती हैं और उनका रेशियो 1:1:1 होना चाहिए, यानी कि आंसर सी। आशा करते हैं बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, सभी के सभी न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हुए होंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिजिक्स का एंजॉय करें। थैंक यू।